नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, साकं बागड़ी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए पॉलिटिकल एनालिस्ट शिवम चौधरी और बात करते हैं बदले की राजनीति की। बदले की राजनीति बहुत लंबी चलती है, बहुत धीरे-धीरे सुलगती है और कहा है रिवेंज इज सर्व्ड बेस्ट कोल्ड। और सबने देखा है कि अमित शाह इज वन ऑफ द डेडलीस्ट नेशनलिस्ट टू मेस अराउंड। उद्धव ठाकरे पार्टी जाती रही, सत्ता जाती रही, प्रॉपर्टी जाती रही, पैसा जाता रहा। ममता बनर्जी आज लिटरली सड़क पर आ गई हैं। उन्हीं के जो बगल वाले घर हैं उसमें कहा जा रहा है बांग्लादेश में रोहिंग्यास को बसाने की तैयारी कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। आज आज बिल्कुल सदन में एकदम गुर्रा कर बोल रहे हैं कि भाई जो जो इन लोगों को लेकर आए हैं उन्हीं के घर में उनको बसाते हैं। कुछ इस तरीके की बदले बदले की राजनीति खेली जाती है। पर बदले की राजनीति में एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि वार हमेशा पीछे से किया जाता है। राजनीति में ही वार पीछे से किया जाता है, सामने आके लड़ाई तो सिर्फ वोटिंग वाले दिन होती है, इलेक्शन वाले दिन होती है। इसी सिलसिले में एक बहुत मजेदार सामने किस्सा आया। इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा और वो आर्टिकल किसी के कंधे पर रखकर निशाना किसी और पे था। कंधे पे रखा गया मोहन यादव के, पर निशाना सीधे सीधे अमित शाह। क्यों? क्योंकि मोहन यादव वॉज चॉइस ऑफ अमित शाह। अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं वो। इसके साथ साथ यूपी की राजनीति और इसके साथ साथ उज्जैन को बदनाम करने का तरीका निकाला गया। आफ्टर ऑल ये किया किसने? कुछ लोग बड़े तिल मिलाए हुए हैं। राज्यसभा में जो हो रहा है, राज्यसभा में जो अमित शाह लाने की कोशिश कर रहे हैं डिलिमिटेशन बिल के पीछे बहुत सारे गणित चल रहे हैं। उसके पीछे जो अंजामे गुलिस्तां होता है, मैं कहूंगी, जो पीछे उन्होंने गेम खेली उससे कई लोग बड़े सुलगे हुए हैं और बहुत बड़ी गेम्स चलनी शुरू हो गई हैं। समझते हैं शिवम से। शिवम, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जी, गायत्री जी नमस्कार। सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, जिस तरीके से अमित शाह का एक अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, उनका घोड़ा है कि भागे जा रहा है। लगातार राज्य दर राज्य हो या फिर राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक जिस तरीके से अपने आंकड़े को वो मजबूत कर रहे हैं और उसमें जितने भी बड़े बड़े छत्रप हैं वो धीरे 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 एक तरीके से गिरते चले जा रहे हैं। वो एक तरीके से डेस्परेशन है उस अपोजिशन कैंप में या कहीं उस इकोसिस्टम में या पूरे के पूरे एक सिस्टम में कि भैया ऐसे तो मामला रुकेगा नहीं। तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा चाहिए कि जो ये भाग रहा है ना रथ, इसके टायर को पंचर किया जाए। इसमें कुछ ऐसा बीज बोया जाए जो संशय पैदा किया जाए और जो इसकी टीम है, जो ये टीम बनाकर ही चल रही है, उसमें ऐसा दिखाया जाए इसमें शेडी कैरेक्टर्स। अभी एक ऐसा ही राज्यसभा का चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। 2 सीटों पर बीजेपी को जीतना था और एक तीसरी और सीट थी उस पर कांग्रेस को जीतना निश्चित था। जब वो चुनाव होने वाले थे तो मोहन यादव ने एक बात कही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, कि तीसरी सीट हम जीतेंगे। तो उनसे पूछा कैसे? कह रहा वो देख लेना, हम जीतेंगे। और उन्होंने वो डिलीवर करके दिया और वो तीसरी सीट बीजेपी जीत गई। अब किसी ने कहा वो इंटरनल सैबोटाज है, कैसे है, लेकिन वो भी तो एक गुणा गणित अपने हिसाब से बैठाना होता है ना, कि आपको ऐसा व्यक्ति ढूंढना है अंदर से जो इस चीज को सैबोटाज कर सके। जब वो चीजें इधर से एग्जीक्यूट की गई तो ये समझ आया कि भैया ऐसे तो मामला नहीं होगा। तो एक हिट जॉब करने का प्रयास किया गया। अब जो और बड़े लोग हैं वो शायद अभी राजनीतिक रूप से इतने बड़े हो चुके हैं कि उनको शायद छेड़ा नहीं जा सकता। उन्हें लगा कि मोहन यादव पहली बार के मुख्यमंत्री हैं तो शायद इनको टैपिंग किया जा सकता है और उनके खिलाफ एक हिट जॉब तैयार किया गया कि कुछ ऐसा दिखा दिया जाए कि भैया, और आंकड़ा बड़ा बड़ा होना चाहिए ना, तभी तो आएगा कि कुछ बड़ा हुआ है। तो बड़े बड़े आंकड़े प्रस्तुत किए गए। एक रिपोर्ट आई इंडियन एक्सप्रेस अखबार के अंदर रिपोर्ट दी जाती है कि किस तरीके से उसे इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। अभी उसका पोस्टमार्टम भी होगा और बाकायदा मोहन यादव जो जो उनका कार्यालय है, सीएमओ है मोहन यादव जी का, उसकी तरफ से भी स्पष्टीकरण है। देखिए, आरोप होते हैं तो उसका स्पष्टीकरण भी होता है। दोनों को अगर पिक्चर में फिट करेंगे तो आपको समझ आएगा ना कि असली पिक्चर क्या है। तो उसमें सबसे पहले ये आरोप लगाया गया इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से कि मोहन यादव और उनका जो परिवार है, ऐसा लग रहा है, मतलब उस रिपोर्ट के हिसाब से, कि पूरे मध्य प्रदेश की सारी जमीनें उन्होंने कब्जा कर ली। बड़े बड़े आंकड़े दिए गए कि भैया 2021 से 23 के बीच में 30 करोड़ में उन्होंने 57 प्लॉट खरीदे जो 85 एकड़ के। 2024-25 में 45 करोड़ में 137 प्लॉट खरीदे गए 168 एकड़। यानी कि उन्होंने बताया कि सब कुल मिलाकर इनके परिवार के पास 245 प्लॉट है 335 एकड़ के। उसमें मोहन यादव, उनकी वाइफ, उनका बेटा, उनकी पुत्रवधू, उनके दूर दूर के रिश्तेदार, सबकी जमीनें उसके अंदर जोड़ ली कि भैया देखिए किस तरीके से लूट हो रही है। लेकिन वो ये शायद बताना भूल गए कि जो ये पूरा उज्जैन और मालवा का रीजन है, ये स्पष्टीकरण है, स्पष्ट रूप से आया है सीएमओ की तरफ से कि उज्जैन और मालवा के रीजन में
ऐसा नहीं है कि 2023 दिसंबर 2023 के बाद से ही जमीनें खरीदी गई। 2010 से पूरा का पूरे परिवार रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और टाउनशिप इसके कारोबार में जुड़ा हुआ है। और आप ये ध्यान रखिए, जो भी बड़ा कंस्ट्रक्शन करने वाला होगा, आप गुड़गांव में डीएलएफ चले जाइए, मुंबई में कहीं चले जाइए, बेंगलोर में कहीं चले जाइए, जो भी एक बड़ा कंस्ट्रक्शन करने वाला होगा या जो इस तरह की टाउनशिप डेवलप करता है, वो हमेशा से लैंड बैंक बनाकर चलता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आज उसे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है तो वो आज जमीन मार्केट रेट पे खरीदेगा। वो फोर्स ही करता है कि अगले 10 साल में, अगले 15 साल में, अगले 5 साल में ये जगह डेवलप होगी। वो लैंड बैंक बनाकर तैयार चलता है, सस्ते में खरीदता है ताकि भविष्य में उसको डेवलप किया जा सके। उसी तर्ज पर ये सारी जमीनें खरीदी जा रही, और ये आज से नहीं 2010 से चल रहा है। यानी मुख्यमंत्री कब बने? 2023, 13 साल बाद। यानी 13 साल पहले उन्हें पता था कि यहाँ पे उज्जैन का मास्टर प्लान आएगा और मैं यहाँ जमीन खरीद लेता हूँ और सब कुछ, मतलब ये मतलब थोड़ा सा हास्यास्पद, मतलब समझे से ज्यादा बड़ी दिव्य दृष्टि है। नहीं, हम लोग भी जैसे अगर कभी कोई रियल एस्टेट देखने जाते हैं या लैंड देखने जाते हैं, तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मंदिर से थोड़ी दूरी पे हो, कल को यहाँ फार्म हाउस बना लें या घर बना लें 5 किलोमीटर की रेडियस में। अब जैसे मेरा अयोध्या में जो घर है, वो 45 मिनट्स की दूरी पे है राम मंदिर अयोध्या से, राइट? तो हम लोग भी, वो खेती-बाड़ी की ज़मीन है, तो उसको हम लोग ये सँभाल के रखते हैं कि भई कभी ये भी आ जाएगी। अब जिस टाइम पे पापा या पेरेंट्स ने खरीदी, तो उन्हें ये थोड़ी ना पता था कि राम मंदिर का फैसला आ जाएगा और ऐसा भव्य मंदिर बन जाएगा कि सब कुछ एकदम से ही उठ जाएगा। तो ये नहीं, मोहन यादव ने पक्का 23 साल पहले सपना देखा होगा। किसी पंडित ने उन्हें बताया होगा या किसी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट ने। अच्छा, इजाफा देखिए, कितना होगा ज़मीन में? हाँ, मैं उसमें एक और चीज जोड़ देता हूँ, इजाफा भी बताऊंगा कि उनकी दिव्य दृष्टि कितनी मजबूत थी। उन्हें कहा जा रहा है कि उज्जैन में अब उज्जैन मास्टर प्लान आना है 2023-25 में, जो इंप्लीमेंट हुआ मई 2023 में। 2019 से 23 तक बना, 23 में इंप्लीमेंट हुआ, मई के अंदर मुख्यमंत्री बने दिसंबर के अंदर, यानी उसके 7-8 महीने बाद। और उस जगह उन्होंने 2010 में जमीनें खरीदनी शुरू कर दी। यानी उन्हें 10-12 साल पहले पता था एक मास्टर प्लान आएगा जो उज्जैन को डेवलप करेगा, वहां पे जमीनी खरीदे जाएंगी, फिर वहां कुंभ लगेगा, सब कुछ पता था उन्हें। अगर ऐसा व्यक्ति, दिव्य दृष्टि वाला व्यक्ति है भैया, उसे इतना सब कुछ पता है, तो भैया उसे तो बहुत, बहुत अच्छी जगह होना चाहिए था। दूसरी चीज, अब आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा, ऐसा जमीनें कितनी बढ़ गई कि जो ये सवाल पूछा जा रहा है। मोहन यादव के पास जब वो मुख्यमंत्री बने तो 17.9 एकड़ जमीन थी, 17.967 एकड़ जमीन थी। आज के समय में कितनी है? उतनी ही है, 17.9। कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है पिछले 3-3.5 साल के अंदर। उसके अलावा जो उनकी वाइफ है सीमा यादव, उन्होंने 2008 से 2019 के बीच में लगभग 12.25 एकड़ जमीन खरीदी थी, जो आज भी उतनी की उतनी है। ना मोहन यादव की जमीन बढ़ी है, ना उनकी बीवी की जमीन बढ़ी है। स्पष्टीकरण है सीएमओ की तरफ से। उसके अलावा जो उनके बेटे हैं, उन्होंने भी मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने से लगभग 4 साल पहले जमीन खरीदी थी, लगभग 16.5 एकड़ सावरखेड़ी के अंदर। वो भी अब उतनी की उतनी है, कोई बढ़ोतरी नहीं, कोई घटोतरी नहीं, सेम की सेम। यानी मोहन यादव, वाइफ, बेटा जहां थे आज के समय वही है। हाँ, जो उनकी पुत्र वधु है, उनकी जमीन जरूर 10 एकड़ बढ़ी है। और भैया एक डेवलपर है, कहीं इस चीज में कर रहा है, तो वो जमीन तो खरीदेगा ही, ऐसा तो नहीं है घर बैठ जाएगा। दूसरी चीज, जो ये जमीन खरीदी गई है, ये ना कमर्शियल एरिया में आती है, ना कोई इस तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वो यानी कि आप ये मान सकते हैं खेती बाड़ी की जमीन है, तो वो जमीन जरूर खरीदी गई है। उसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण आरोप जो मोहन यादव के ऊपर लग रहा है, वो है कि एक सिद्धि विनायक डेफकॉन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, यानी उस कंपनी के माध्यम से सारा कार्यक्रम हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये कंपनी 2008 में बनती है, 2017 में मुख्यमंत्री इस कंपनी को ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, और उसके अलावा 2026 की शुरुआत में ही सारे शेयर्स कंपनी के छोड़ दिए गए। यानी कि मुख्यमंत्री बनने से भी लगभग कितने 6 साल पहले कंपनी छोड़ दी गई थी और शेयर्स अब भी त्याग दिए गए हैं। और इसके पास जितनी भूमि थी लगभग 68 एकड़, उसमें घटकर लगभग 66 एकड़ हो गई है, 2-2.5 एकड़ कम ही हो गई। यानी कि परिवार में लगभग उतनी ही जमीन है जिस कंपनी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, उस में भी कम हो गई, वो कंपनी भी छोड़ दी गई। हाँ, अब महत्वपूर्ण सवाल आता है एक्सटेंडेड फैमिली। भैया मैंने बहुत सारे ऐसे मारवाड़ी लोग देखे हैं जो पूरा परिवार मिलकर कारोबार करता है, ठीक है ना, अलग 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 अलग। तो अगर मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए तो उनका कारोबार इंडिपेंडेंटली चल रहा है, क्या दिक्कत है? अब उसे उससे जोड़कर देखा जाना मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि ज्यादा एग्जेजरेशन है, क्योंकि आंकड़ा बड़ा है,
355 एकड़ बता दिया गया, बड़ा बड़ा उसमें आंकड़ा जोड़ दिया जाएगा। अब उसकी वैल्यूएशन निकाली जाएगी, भैया इस इलाके में इतने एकड़ इतने करोड़ की है, तो उसे एक बड़े आंकड़े के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा और ये दिखाया जाएगा। और दूसरी चीज, अगर किसी को ये लगता है मोहन यादव की परिवार ने, उस फर्म ने या किसी ने भी कोई शेडी डीलिंग की है, तो साहब एफआईआर कीजिए, जांच कराइए, क्या दिक्कत है। मुख्यमंत्री ने अब तक ये तो नहीं कहा, या मुख्यमंत्री ऑफिस ने अब तक ये तो नहीं कहा कि हम किसी जांच से बचना चाहते हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, ये सारे आपने फैक्ट्स रख दिए कि सीएम बनने से पहले और सीएम बनने के बाद में जो आंकड़े हैं, जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर है, बकायदा उनका एक पोर्टल है। एफिडेविट में दिए हुए। और दूसरी चीज, मैं एक और चीज जोड़ देता हूं, जिस इंडियन एक्सप्रेस ने ये खबर छापी है और उसमें भी जो ये उसका वीडियो कंटेंट डाला है, वो सौरभ द्विवेदी ने डाला है, जो लल्लन टॉप पे काम करते थे। उन्हीं सौरभ द्विवेदी के पुराने टॉप के इंटरव्यू में भी मोहन यादव ये स्पष्ट कर चुके हैं, लल्लन टॉप के इंटरव्यू में, कि भैया मेरी इतनी जमीन थी, मैं इस कारोबार में जुड़ा हूं, मैं ऐसे ऐसे कारोबार में आया, मेरे दोस्त पैसा दिया, उस पैसे के माध्यम से हमने कारोबार शुरू किया, जब वो ना मुख्यमंत्री थे ना विधायक थे। और सारा का सारा एफिडेविट के ऊपर है, सारा का सारा मध्य प्रदेश की जो एक तरीके से कह सकते हैं वेबसाइट है सरकार की, उसके ऊपर सब कुछ है। तो ये तो बहुत बता चुके। और उसके अलावा शायद मैं एक एबीपी का चैनल पे देख रहा था, उसमें भी बता चुके। तो इसमें नया क्या है, मुझे ये समझने का प्रयास कर। सही बात है। इंडियन एक्सप्रेस को ये डेफर्मेशन नोटिस क्यों नहीं भेजते हैं जो इतना अच्छा हिट, बाद में जब सॉरी बोलना होगा ना, तो अखबार के किसी कोने में कहीं कॉर्नर में नजर आएगा, वी आर सिंसियरली सॉरी फॉर पब्लिशिंग दिस मैलाफाइड रिपोर्ट और अनइन्वेस्टिगेटेड रिपोर्ट और अ डेफिसिट रिपोर्ट, इस तरीके के वर्ड्स के साथ आएगा। शिवम, ये बहुत सही होता है कि किसी को बदनाम करना है तो सबसे फ्रंट पेज पे न्यूज़पेपर पे छाप दो। मैंने बहुत सारे लोगों को इसमें मिस डायरेक्शनल होते हुए भी देखा, और जब सॉरी बोल रहा हूँ तो किसी कोने में एक छोटा सा सॉरी लिख के डालता हूँ। व्हाई इज ही गायत्री जी, नॉट मेरा एक सवाल है। देखिए, जब चारा चोरी वाला केस हुआ लालू का, तो एफआईआर किसने कराई? सुशील मोदी ने कराई, बीजेपी वालों ने कराई। जब शीश महल वाला केस हुआ, तो बीजेपी और कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्यक्रम किया। तो कौन रोक रहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस यूनिट को? आओ ना आगे बढ़ के। भैया आप ईमानदार हो, आप सुचिता के भागीदार हो, आपको लगता है कि सब कुछ गलत है, मध्य प्रदेश खराब हो रहा है, तो एफआईआर कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है एज अ विपक्ष। इसमें इसमें अखिलेश यादव भी कूद गए, मैंने सुना है अखिलेश यादव भी अपनी यादव वाली वो भुना रहे हैं, रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं ना, अखिलेश यादव को ना चश्मा MY वाला चश्मा है। जहां उन्हें दिखाई दे ना वाई वाई वाई, वो राम मंदिर वाला जो दान वाला केस चल रहा है, तब तक तो खुल के बोले, जब पता लगा उसमें किसी यादव का नाम आ रहा है, कह रहे नहीं वो लाइट बंद कर दो सारी और चंदा सारा वापस रख दो, हमें कोई जांच नहीं करवानी है। अब यहाँ पे भी ऐसा ही हो गया, क्योंकि जांच उनके घर तक पहुंच रही है। ये जो हाँ वाई वाई, हाँ मैं वेट कि उसके डिटेल्स आए तब मैं करूँ, क्योंकि ये जो वाई वाई वाले फैक्टर्स है ना वहां पे, वो पता चल रहा है कि वो पुराने सपाई थे और वहां तक अब उनके देखिए, घर पे पहुंच रही है। अब इस वाले मैटर को भी कैसे मोल्ड कर रहे हैं, कह रहे हैं वो बीजेपी वाले ना कुछ मुख्यमंत्री हटाना चाहते हैं, असल में वो हटाना तो योगी जी को चाहते हैं, लेकिन वो पहले 2 मुख्यमंत्री हटाएंगे ताकि योगी जी को हटाने का रास्ता साफ हो जाए, इसलिए एक यादव को फंसाया जा रहा है। और फिर उसी लाइन में वो ये कहते हैं, उसी लाइन में, कि इस बार तो योगी को जनता हटा देगी। अरे साहब, अगर जनता हटा देगी, जनता उन्हें हराने वाली है, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो बीजेपी वाले किसे हटाए किसे नहीं हटाए? तो मतलब किस तरीके से द्वंद्व वाला वो एक तरीके से उनका वो रहता है, पूरा का पूरा विचार वो इस बात को स्पष्ट करता है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अब कौन सवाल पूछ रहा है? अखिलेश यादव। जब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बन रहा था, तो 30 किलोमीटर का स्ट्रेच इसलिए बढ़वाया गया था क्योंकि सफाई के पास से वो चला जाए। वो अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि लैंडिंग कैसे होती है। आज ओम प्रकाश राजभर ने सारी कच्चा चिट्टा खोल के रख दिया कि कौन आईएएस अधिकारी है, किसका बेटा किस तरीके से आपके लिए सारा पैसा जुगाड़ता है, कौन भूमाफिया है, कहां सड़कें जाती थी आपकी सरकार में, सब कुछ स्पष्ट किया है। ओम प्रकाश राजभर की टाइमलाइन पर जाइए, अखिलेश यादव किस किस तरीके से डीलिंग करते थे, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा जी। पर आपको नहीं लगता कि एक ही टाइम पे दो दो मंदिरों पे ये लोग टारगेट किए, पहले राम मंदिर और फिर अब इधर उज्जैन की तरफ, और उसी बहाने उज्जैन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि उसके आसपास रियल एस्टेट और माफिया और भू माफिया, इस तरीके की वर्डिंग्स यूज करके। ये लोग वक्फ के बारे में तो कभी नहीं बोलते हैं, वक्फ के बारे में तो कभी इन लोगों के मुंह से कुछ नहीं निकलता है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो ये लोग हो, इन लोगों के मुंह से कभी नहीं निकला है। कभी भी इंडियन एक्सप्रेस ने वक्फ के ऊपर बहुत अच्छे आर्टिकल्स नहीं छापे हैं, हमेशा वो खाना पूर्ति होती रही है, फिल इन द ब्लैंक्स, जो सब सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देता है।
देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी की जांच नहीं होनी चाहिए या किसी पर्दे में ढक दी, लेकिन आपको राम मंदिर में संगतियां दिखाई देती हैं। इतने सारे मुसलमानों के, क्रिश्चियंस के, मिशनरीज में कितना चोरी होती है। बिशप्स जेल जाते हैं, उस पर तो कोई सवाल नहीं उठाता, उस पर तो कोई जवाब पूछता नहीं है। और रही बात, आपने कुंभ की बात की, देखिए तरीके से कुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ, अब वो उज्जैन में होने जा रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो एक बैड पीआर कैसे क्रिएट किया जाए उसके आसपास, वो पूरा का पूरा प्रयास, मुझे इसमें वो एंगल भी इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज, सवाल कौन उठा रहा है? वो कमलनाथ जिनकी प्रॉपर्टी लगभग 250 करोड़ रुपए खुद है घोषित, वो दिग्विजय सिंह जिन वो अपने आप को राजा बताते हैं, जीतू पटवारी जिनकी राजनीति में आने से पहले प्रॉपर्टी थी, अब क्या थी। देखिए, बात होगी तो सब पे होगी। डीके शिव कुमार है, 1300 करोड़ रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी है। डीके शिव कुमार जब राजनीति में आए क्या थे? फिर माइनिंग का इलाका, उन्होंने माइनिंग किस तरीके से की, फिर कंस्ट्रक्शन में वो घुस गए। तो ये स्पष्ट है ना कि मतलब किस तरीके से खेल चलता है। हाँ, आपने एक एंड पकड़ लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस तरीके से राज्यसभा और अलग अलग राज्यों में बीजेपी आगे बढ़ रही है, तो कहीं आपको वो पूरे के पूरे उपक्रम को सबटाज करना। जी, मुझे लगता है ये जैसे एक बार तो लिस्ट पढ़ ही देती हूँ इसमें, चाहे इसमें जो भी लोग हैं। टॉप 10 richest CM in India declared assets. DK Shiv Kumar 1342 crores. Oh my God, that's huge. चंद्रबाबु नायडू 931 करोड़। प्रेमा कुंदू अरुणाचल प्रदेश के, अच्छा इतनी छोटे प्रदेश के हैं पर इतना पैसा, 332 करोड़। नैफू रायो नागालैंड के 46 करोड़। मोहन यादव 42 करोड़। रंगास्वामी पुडुचेरी 38 करोड़। रेवंत रेड्डी 31 करोड़। हेमंत सोरेन 25 करोड़। हेमंत बिस्व शर्मा 17 करोड़। कॉनराड संगमा 15 करोड़। नॉर्थ ईस्टर्न वाले सीएम्स के पास बड़ा पैसा है भाई, क्या बात है। मतलब इसमें आधे से ज्यादा तो नॉर्थ ईस्टर्न है, देख लीजिए ना, अरुणाचल, नागालैंड, असम, मेघालय, 10 में से 4 तो नॉर्थ ईस्ट के ही हैं। देखिए कमिंग प्रॉपर्टी टू, होना, देखिए प्रॉपर्टी होना गलत नहीं है अगर वो लेजिट बिजनेस से आया है, लेजिट उपक्रम से आया है। अगर वो सब सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको पैसे कमाने का हक है, उनके परिवार सब कमाते हैं। भैया हम भी कमाना चाहेंगे, हम कौन नहीं कमाना चाहेगा, जो देख रहे हैं वो भी कमाना चाहेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन वो गलत नहीं होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण। और दूसरी बात, अभी सबसे बड़े पोस्टर बॉय कौन है कांग्रेस के? राहुल आपके का, अध्यक्ष साहब, खड़गे अरे साहब, कि भाई ये SC ST वाले हैं, भैया वो SC मल्लिकार्जुन, समाज से आते हैं, पिछड़े वाले समाज से आते हैं, वो पोस्टर बॉय हैं उनके। अब उनकी जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं तो बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होगा। अब देखिएगा धीरे धीरे ये पूरा का पूरा कैंपेन डाई डाउन होने लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रियंक खड़गे की डिटेल सामने आ रही है कि किस तरीके से एरोस्पेस और डिफेंस पार्क के अंदर 5 एकड़ जमीन वो खरीद के बैठे हैं, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए है। सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट है, उसके माध्यम से जमीन खरीदी गई। कलबुर्गी में 19 एकड़ जमीन खरीदी गई फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए। उसके अलावा BDA लैंड 8,125 स्क्वायर मीटर की है, वो भी इसलिए खरीदी गई, SC ST मैनेजमेंट है उसके कंसेशन के माध्यम से खरीदी गई। 7 एकड़ से ऊपर की जमीन कलबुर्गी के अंदर है। और आप ध्यान दीजिएगा, कलबुर्गी से 6, 7, 8 बार के विधायक रहे हैं, 2, 3 बार के MP हो चुके हैं। सबसे पिछड़े जिलों में आता है कलबुर्गी पूरे कर्नाटक के अंदर, खड़गे साहब। उसके अलावा 1 एकड़ जमीन एज ए गिफ्ट मिली है इसी ट्रस्ट को। तो ऐसे बहुत सारी कच्चे चिट्टे हैं, सामने खुलेंगे साहब। कम से 32 कम जो करोड़, आरोप लगा रहे हैं वो कम से कम अपने गिरबान में झांक के देखें। जी, 32 एकड़ लैंड इन्होंने अभी रिसेंटली कहाँ से खरीदी, इसके ऊपर डिटेल्स तो खैर प्रदीप भंडारी ने खोलकर कच्चा चिट्ठा रख दिया। डिफेंस मोड में तो देखिए आई गई है, चाहे वो हेड जॉब हो चाहे जो भी हो। इस वक्त तो कूद पड़ी है बीजेपी अब इस वक्त मैदान में, क्योंकि मोहन यादव को इस तरीके से घेर लेना, और वो भी बदले की राजनीति में, वो ऑब्वियसली शाह विल नॉट लेट इट पास। देखिए मैं आपको एक चीज और स्पष्ट कर देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है अब इसमें मुख्यमंत्री साहब खुद आगे आएंगे। संभावना ये है कि वो खुद कहेंगे भाई जांच कर लो, कोई दिक्कत हो तो परेशानी। और मुझे नहीं लगता, और वो जब कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं लग रही है CMO को जिस तरीके से, और अभी कहा गया कि इस पर डिटेल स्पष्टीकरण और आएगा, तो भैया मुझे लगता है कि स्पष्टीकरण होना चाहिए, खुला होना किधर है किधर नहीं है। और अभी तक कोई ये नहीं कहा गया कि नहीं ये गलत है वो गलत है। स्पष्ट कहा है कि मेरे पास ये है, ये एफिडेविट में कहा था, तब ये कहा था और आज भी यही है। बाकी जिसे जांच करानी है करा लीजिए। मध्य प्रदेश की कांग्रेस यूनिट को लगता है गड़बड़ है तो खुल के आए सामने, जैसे बिहार और दिल्ली में हुआ। सुना है सबसे ज्यादा खार खाए हुए जीतू पटवारी और कमलनाथ हैं इस वक्त मोहन यादव से,
दिग्विजय सिंह अरे जी तो जिनके बेटे राज्यसभा कमलनाथ की देखिए, कमलनाथ और दिग्विजय को दोनों को जाना तो राज्यसभा, क्योंकि उन्हें वहां चाहिए था टाइबेट का बंगला। अब भाई साहब इन दोनों की सेटिंग फिट कर दी पीछे से मोहन यादव ने, तो इनमें से किसी न किसी के तार फूके हैं, इसलिए जाकर ये सारा का सारा कार्यक्रम सेट किया है। जी। दिग्विजय सिंह के बेटे को जाना था, वो पहुंच नहीं पाया। कमलनाथ वाज आल्सो वाइंग फॉर द सेम, बट सबसे ज्यादा खराब इस वक्त हालत किसकी हुई है? जीतू पटवारी की हुई है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो गेम जिस तरीके से बिना उनके नाक के नीचे से वो सीट निकाल कर लेके गए हैं, उससे वो बहुत चिढ़े हुए हैं। इनफैक्ट उनकी अध्यक्षता के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सबसे ज्यादा खराब हालत जीतू पटवारी की है, क्योंकि कमलनाथ तो एक बड़ा नाम है, सिमिलरली दिग्विजय सिंह बड़ा नाम है, बट जीतू पटवारी को एक तो आधे लोग तो जानते ही नहीं है, पर उसके ऊपर से ये कांड हो जाना कि नटराजन का इस तरीके से उनका कैंसिल हो जाना, उनका नॉमिनेशन ही कैंसिल हो जाना, सबसे ज्यादा इस वक्त उनकी मट्टी पलीत हो रखी है। और उसी को बचाने के लिए सुनने में आ रहा है कि ही इज वर्किंग रियली हार्ड बिहाइंड द डोर्स, वेरी वेरी हार्ड। चलिए, जो भी होंगे सामने निकल कर आएंगे। ज्यादा दिन तक ये, और सरकार के पास सिस्टम है, अगर कोई सैबोटाज वाला एंगल है तो उसको भी एक्सप्लोर किया जाए। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच शिवम फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले शाह के ऊपर ये जो हिट जॉब किया है मोहन यादव को मोहरा बनाकर इंडियन एक्सप्रेस ने, मुझे नहीं लगता ये बहुत आसानी से जाने देंगे शाह, बिकॉज ही इज अ मैन। मैंने कहा ना, नोट्स बनते रहते हैं, फाइल्स तैयार होती रहती हैं और सबकी इन्फॉर्मेशन एक जगह इकट्ठी होती है और सबको बारी बारी से वो हैंडल करते हैं। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे मदद कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शिवम का चैनल है शिवम चौधरी ऑफिशियल, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर हिज चैनल ऑल्सो। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद।